नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव, जिसे लिखा है राही मासूम रजा ने। मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास आधा गांव के भाग 3 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास आधा गांव के भाग 4 मियाँ लोग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मुहर्रम के बाद गंगौली वीरान हो जाती थी। वैसे अधिक लोग नहीं जाते थे, लेकिन जिन थोड़े से लोगों के आ जाने से गंगौली आबाद हो जाया करती थी, वहीं लोग चले जाया करते थे। उत्तर पट्टी से सैयद अली हादी जैदी चले जाते, और अली महदी मियाँ चले जाते, और अली कबीर मियाँ और हैदर मियाँ और उबाद और सज्जाद मियाँ और मौलवी सैयद बेदार हुसैन जैदी सदरू फाजिल के रहने के बाद भी उत्तर पट्टी में धूल उड़ने लगती, क्योंकि उत्तर पट्टी नाम था एक इमाम बाड़े का। और जब 10 मुहर्रम के बाद इमाम हुसैन हिंदुस्तान से करबला वापस चले जाते, तो इमाम बाड़े भाए भाए करने लगते। इमाम चौक लकड़ी के खूबसूरत और सुबुक ताजियों के ठाट को सीने से लगाए किसी अबला की तरह दुबक कर बैठ जाते, और खुद ताजियों के वे चौकठे लावारिस मालूम होने लगते। इमाम बाड़े के मिंबर का गिलाफ उतर जाता, कमरे का फर्श उठा दिया जाता, और उसकी जगह कमरे में चारपाइयां पड़ जाती, और वह एकदम से एक मामूली कमरा बन जाता। सुतली से बनी हुई उन चारपाइयों में से किसी एक पर हकीम सैयद अली कबीर उल्टे हुए बिस्तर का तकिया लगाकर लेट जाते और सुल्फा पीने लगते। जमींदारी के झगड़ों टंटों और हकीमी से जो वक्त बचता, उसे वह गांव के लड़कों को गालियां देने और अपने इकलौते लड़के सद्दन उर्फ सैयद सयादतुल हसनैन जैदी की जवानी के ख्वाब देखने में गुजार देते। गंगौली के बहुत से लोगों ने रेल नहीं देखी थी, क्योंकि स्टेशन गंगौली से कोई 10 मील पर है और गाजीपुर 12 मील पर। इसलिए लोग ज्यादातर इक्को से सफर किया करते थे। और चूंकि मियाँ लोगों के ख्याल में दुनिया गाजीपुर की कचहरी के बाद खत्म हो जाती थी, इसलिए भी उन्हें नहीं मालूम था कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। रेलगाड़ी पर सबसे पहले हकीम सैयद अली कबीर जैदी ने सफर किया। वह भी इसलिए कि एक साल गोरे मियाँ उर्फ सैयद इल्तिजा हुसैन आब्दी ने उत्तर पट्टी के 8 के गश्त पर यह कहकर चोट की कि जुलूस तो लखनऊ में चुप ताजिए का उठता है। हकीम साहब के दिल में यह बात तीर की तरह तराजू हो गई, क्योंकि उन्हें 8 के जुलूस पर बड़ा नाज था। इस जुलूस में आसपास के कई देहातों की अंजुमने नौहा पढ़ने आया करती थी। उत्तर पट्टी के बड़े आंगन में एक तरफ देंगे चढ़ जाया करती थी, और अलीमुआ हज्जाम बड़ी मेहनत से मजेदार चाय बनाया करता था। गाजीपुर तक के किसी जुलूस में कोई बाहरी अंजुमन भाग नहीं लेती थी। इसीलिए हकीम साहब यह कैसे मान लेते कि लखनऊ का कोई जुलूस 8वीं के जुलूस से बड़ा या अच्छा हो सकता है। इसलिए एक साल हिम्मत करके वह निकल पड़े, और उन्हें गाजीपुर से रेल में सफर करना पड़ा। वह कई बरस तक रेल और उसके डिब्बों और इंजन की सीटी और गाड़ी की धड़धड़ाहट की बात करते रहे, और गांव के लोग मुंह खोले उनकी बातें सुना करते थे। बस रकियाने के लोगों को कोई अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि वे लोग व्यापारी थे और बहुत पहले से रेल में सफर कर रहे थे। मगर हकीम साहब एक बार रेल पर क्या बैठे कि रेल उनके दिमाग पर सवार हो गई। हद तो यह थी कि जब वह सद्दन के बारे में ख्वाब देखना शुरू करते कि वह पढ़कर क्या करेगा, तो पहले वह यह तय करते थे कि वह थानेदार हो जाएगा, क्योंकि थानेदारी में खुदा की मेहरबानी से ऊपर की आमदनी खूब होती है। और फिर वह यह तय करते कि जब काफ़ी आमदनी होने लगेगी तो एक रेलगाड़ी खरीद ली जाएगी। लेकिन यह सपना बहुत दिनों तक न चल सका,
क्योंकि रेल के अस्तबल के लिए बीघों जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपने सपनों के लिए उन्होंने एक मोटर पर जी मार लिया। मोटर भी उन्होंने पहली बार लखनऊ में ही देखी थी। अरे भाई, जिंती की जवानी की तरह फटी पड़ती हैं सब। उन्होंने यह बात वाजिद मियाँ और मौलवी बेदार को बड़ी राजदारी से बताई थी कि मोटरें सड़कों पर जिंती की तरह अड़ती फिरती हैं और ठंडी सांसें भरने वालों की तरफ मुड़कर नहीं देखती। और चूंकि इन मोटरों को बड़े अस्तबल की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए वह मोटरों का ख्वाब देखने लगे। दरवाजे पर एक चमचमाती हुई मोटर खड़ी है और लोग कह रहे हैं कि हकीम साहब के फाटक पर तो अंग्रेजी लोहे का हाथी झूम रहा है, जो गन्ने नहीं खाता बल्कि महक वाला अंग्रेजी मिट्टी का तेल पीता है, जिसका भला सा नाम है। इन ख्वाबों में गंगौली छोड़ने की बात कभी नहीं आती थी। वह यह कभी नहीं सोचते थे कि उन्होंने छतर मंजिल के सामने एक और छतर मंजिल बना ली है। उत्तर पट्टी का यह बड़ा फाटक इतना बड़ा था, उसमें हकीम सैयद अली कबीर के सारे ख्वाब न सिर्फ समा जाते थे, बल्कि कुछ जगह बची रहती थी। और मुहर्रम के बाद जब अली हादी मियाँ का कमरा बंद हो जाता, तो इन सपनों के लिए जरूरत से ज्यादा जगह निकल आया करती थी। उत्तर पट्टी में कोई चीज इमाम बाड़े की रौनक की बराबरी करने वाली थी, तो यह डिप्टी अली हादी का कमरा था। अलमों, पटकों, लकड़ी के खूबसूरत ताजियों, सोजख्वानी और तहत ख्वानी के बस्तों, हाड़ियों, कौलों, उद्दानों और गुलाब पासों की कशिश अपनी जगह, लेकिन डिप्टी अली हादी के कमरे की तरसी तरसाई भांति भांति की कुर्सियों, आराम कुर्सियों और तिपाइयों की शान भी निराली थी। एक अलमारी में सजी हुई अंग्रेजी किताबें, जिनमें से कई बहुत पुरानी थी, मर्सियों को मुंह लगाने पर तैयार नहीं थी। उद्दानों पर तरह तरह के सिगरेट केस चुपके चुपके मुस्कुराया करते थे। हकीम साहब अली हादी मियाँ के बड़े भाई थे। वो अली हादी को बहुत चाहते थे, लेकिन उन्हें उस कमरे से नफरत थी, क्योंकि मुहर्रम में अली हादी मियाँ के आते ही जब कमरा खुल जाता था, तो उसमें लगने वाले दरबार में इमाम हुसैन के दरबार से ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। उत्तर और दक्षिण पट्टियों के तमाम जवान लोग इस कमरे में भरा रहा करते थे। और चूंकि इसका एक दरवाजा इमाम बाड़े में भी खुलता था, इसलिए इस कमरे से सिगरेट का धुआं इठलाकर इमाम बाड़े में जाता और वहां सुलगने वाले खुशबूदार मसाले के धुएं को परेशान करता। कभी कभी तो 7वीं और 8वीं तारीख को भी अग्गू मियाँ, वजीर मियाँ, हुस्सू मियाँ और खुद अली हादी मियाँ के कहकहों की आवाज दरवाजे का पर्दा उड़ाकर बेधड़क इमाम बाड़े में घुम आया करती थी और बच्चों की तरह फर्श पर लौटने लगती थी। हकीम साहब इस दरवाजे को बंद भी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि यह दरवाजा उनके दादा मीर नजफ अली जैदी ने खुलवाया था। किस्सा यह हुआ कि उन पर गिरा फालिज और वह हिलने डुलने के काबिल न रह गए, बस इसी कमरे में पड़ा रहा करते थे। जब मुहर्रम आया तो वह बेचैन हो गए और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे, मौला, सारी जिंदगी इमाम बाड़े के फर्श की सिलवटें बराबर करने में गुजरी, अब क्या करूं। मशहूर है कि यह दुआ मांगते मांगते उनकी आंखें लग गईं और उन्होंने देखा कि हर एक कपड़े पहने, मुंह पर नकाब डाले एक घुड़सवार आया है और कह रहा है, मीर नजफ अली, दिल थोड़ा ना करो, एक दरवाजा खुलवा लो। यह ख्वाब देखकर मीर साहब की आंखें खुल गईं और दूसरे ही दिन दीवार में दरवाजा तोड़ लिया गया। यह उन दिनों की बात है जब सैयद जादे मुहर्रम की 7वीं तारीख को कहे नहीं लगाया करते थे। खुदा गारत करे इन अंग्रेजी और उनकी भाषा की पढ़ाई को चौपट कर दिया इन बेईमानों ने सब कुछ। अंग्रेजी तालीम और इस दरवाजे के टकराव ने एक आरजू को भी जन्म दिया। लखनऊ के उसी यादगार सफर में हकीम साहब हुसैनाबाद और आसिफुद्दौला के इमाम बाड़ों से भी प्रभावित हुए थे। इसलिए वह चाहते थे कि सद्दन जल्दी से जवान होकर थानेदार हो जाए, तो वह भी आसिफुद्दौला की तरह एक लंबा चौड़ा इमाम बाड़ा बनवाएं, जिस पर शाहे नजफ जैसा खूबसूरत गुबंद हो। ये ताबे के अलम भी हटा दिए जाएंगे, तमाम पंजे गंगा जमुनी होंगे और जो कलाबत्तू की डोर से अपने अपने नेजों
अर्थात छड़ में बंधे होंगे। पटके तमाम जरी के होंगे और फरहरी तमामी के ताजियों की कलगियां सुनहरी होंगी और कलशों पर जवाहिर की पच्ची कारी होगी। इमाम बाड़े का फर्श कालीन का होगा और मिंबर संदल का। और 8वीं के जुलूस पर रास्तों पर दोनों तरफ सबे चिरागा होंगे और उसमें दूर दूर की अंजुमनें नौहा मातम करने आएंगी। तब देखें मियाँ इल्तिजा हुसैन कैसे कहते हैं कि जुलूस तो चुप ताजिए का होता है। उनकी झोली में एक छोटी सी ख्वाहिश और थी। दक्षिण पट्टी का ताजिया बड़ा ताजिया कहा जाता था। वह 9 की रात में सजाया जाता था और फिर राकियाने के बड़े चौक पर बैठ जाता था, बिल्कुल किसी रईस की तरह। राकियाने के लोग उसकी मुसाहिबत किया करते थे। क्योंकि दक्षिण पट्टी वाले गंगौली के पुराने जमींदार थे, इसलिए वे अपने ताजिया खुद नहीं सजाया करते थे। बड़ा ताजिया राखी सजाते थे। कोई ताजिया जुलाहों के इंतजाम में था और कोई हज्जामों के। 10 मुहर्रम को तीसरे पहर बड़े ताजिया का दरबार लगा करता था। लकड़ी के 20 ताजिए अपने अपने चौकों से सोजख्वानों की निकाबत में आते और बड़े ताजिए के इधर उधर जमीन पर बैठ जाते, असामियों की तरह। फिर 8 कहारों के कंधों पर बड़े ताजिए की सवारी चलती और पीछे पीछे दूसरे ताजिए भी चल पड़ते। लकड़ी के ताजियों के पीछे कागज के मन्नती ताजियों का एक पूरा लश्कर होता। बड़े ताजिए के आगे आगे अब्बू मियाँ कमर पर पटका बांधे, हाथ में चांदी की मुठ वाली एक छड़ी लिए सोजख्वानी करते। हुन्नन मियाँ, बसीर मियाँ और हम्माम मियाँ उनके बाजू होते। ये लोग हर 2 कदम के बाद सलाम के 2 शेर पढ़ते चलते। पीछे 1500 की आदमियों की भीड़ होती। औरतें बच्चों को बड़े ताजिए के नीचे से निकालती, मन्नतें मानती, जारी पढ़ती और शरबत चढ़ाती। ये औरतें सैदानियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि सैदानियां तो डोली बिना घर के निकल ही नहीं सकती थी। ये तो गांव की राकीने, जुलाहिने, अहिरने और चमाइने होती थी। बड़ा ताजिया उनसे उनकी मन्नतों और जारी की दर्द भरी धुन से बेपरवाह किसी गजगामिनी या किसी सम्राट की तरह आगे बढ़ता चला जाता। सोजख्वानों के आगे लठबंद अहीरों का एक गोल होता। यह ताजिया इतना बड़ा हुआ करता था कि गांव की गलियों से नहीं निकल सकता था। उल्टियां गिरानी पड़ती थी। लठबंद अहीरों का गोल उल्टियां गिराने के लिए बड़े ताजिए के आगे आगे चला करता था। इन लठबंद अहीरों के आगे लकड़ी के अखाड़े होते और उनके आगे तुरही, नरसिंहे, तासे और झाज बजाने वाले। जुलूस इसी आन बान से नूरुद्दीन शहीद के मजार तक जाता। फिर बड़ा ताजिया लकड़ी के तमाम ताजियों के साथ वहीं से लौट आता और जुलूस कागज के ताजियों को लेकर खेतों के बीच से जाने वाली पगडंडी पर चलता हुआ करबला की तरफ चला जाता। लकड़ी के ताजियों के साथ हम्माम मियाँ भी लौट आते और गांव वालों को सरकारी खजाने से उल्टियों की मरम्मत के लिए पैसे देते। एक साल तो ऐसा हुआ कि एक बेवा ब्राह्मणी की उल्टी मजदूरों की भूल से जरा कम निकली हुई थी। बड़ा ताजिया उसे गिराए बिना गुजर गया। वह बेवा फूट फूट कर रोने लगी। इमाम साहब उससे रूठ गए हैं, इसलिए जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। नहीं तो भला ऐसा हो सकता था कि बड़ा ताजिया उसकी उल्टी गिराए बिना चला जाता। वह अपने 2 बेटों को लेकर नूरुद्दीन शहीद के मजार पर गई। उसने बेटों को बड़े ताजिए के सामने खड़ा कर दिया। फिर उसने ताजिए की अनदेखी आंखों में आंखें डाल दी और बोली, हे इमाम साहिब, हमार लइकन के कछो हो गइल ना तो ठीक ना हुई। फिर उसने हम्माद मियाँ को घेरा, चलो मीर साहिब, हमार उल्टिया गिरवाई ले। हम्माद मियाँ ने सोचा कि शायद उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उसे घुड़क दिया, तो के पैसवे न चाहिए, चल दुआरे पर ओके ले लेवे। नहीं हे सरकार, वह बिलबिला उठी, पैसा न चाहिए, लइकवन की जान चाहिए। उल्टिया गिरवाई ले, हम पांव पड़त बाड़ी। मगर किसी ने उसकी फरियाद न सुनी और फिर ऐसा हुआ कि उसके बड़े बेटे को सजा हो गई, जो एक कत्ल के मुकदमे में फंसा हुआ था। अगू मियाँ, सब्बर मियाँ और वजीर मियाँ ने बड़ा जोर मारा, मगर फांसी की सजा हो ही गई।
उस बुढ़िया ने हम्माद मियाँ को घेर लिया और ककुलत मिटाने के लिए उसने अपनी उल्टी की दो पटरियां उतारकर बड़े आंगन में रखे हुए बड़े ताजिए के फ्रेम पर फूल की तरह चढ़ा दी और दंडवत करके बोली, हे इमाम साहिब, बस करी, अब हमार कसूर माफ की हल जाए। सरकार का मुकदमा कुछ कमजोर था। हाई कोर्ट ने उसके लड़के को छोड़ दिया। अगू मियाँ ने वकालत का नजराना तलब किया। बुढ़िया ने टका सा जवाब दे दिया, क्योंकि उसके ख्याल में तो उसके बेटे को इमाम साहिब ने छुड़ाया था, नहीं तो इन लोगों की वकालत तो उसे फांसी दिलवा ही चुकी थी। बड़े ताजिए के इस कौतुक के बाद उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। गाजीपुर से लोग मन्नतें मांगने आने लगे और उस दिन तो हकीम अली कबीर की परेशानी का कोई ठिकाना न रह गया। जिस दिन लखनऊ का मुहर्रम छोड़कर कोई 20 बीबियां खास इसलिए गंगौली आईं कि 9 की रात को बड़े ताजिए पर मातम करके मन्नतें मांगेंगी। चुनाचे रास्ते बंद कर दिए गए। चौक के इर्द गिर्द की सारी जमीन कनातों से घेर दी गई कि औरतें जी खोलकर मातम भी कर लें और उनकी बेपर्दगी भी न हो। लेकिन कनातों की वजह से राखियों की खूबसूरत मस्जिद का दरवाजा भी बंद हो गया और मजबूरन रात की नमाज पढ़ने के लिए लखपति राखियों को एक टूटी फूटी मस्जिद में जाना पड़ा। लखनवी औरतों का यूं बड़े ताजिए पर मातम करना दक्षिण पट्टी वालों की बड़ी जीत थी। क्या हुआ जो 8 के जुलूस में चावनपुर, जहूराबाद, हैंसी और माटा की अंजुमनें आती हैं। अली कबीर मियाँ उन्हें आने जाने का किराया देते हैं, गोश्त पुलाव खिलवाते हैं और उनके नाज उठाते हैं। इसी ताजिए की बड़ाई तो इसमें है कि लखनऊ का मुहर्रम छोड़कर औरतें गंगोली आएं ताजिए के दर्शन को और आने जाने का पैसा अपनी जेब से खर्च करें। वे बेचारी औरतें तो अपना खाना खाने पर जोर दे रही थी, मगर दक्षिण पट्टी वालों ने उनकी यह बात मानने से इनकार कर दिया। यह बात मेहमानदारी की परंपरा के खिलाफ होती। लखनऊ की औरतों के इस गिरोह ने एक बात बिल्कुल साबित कर दी कि इमाम हुसैन जो मुहर्रम में करबला से हिंदुस्तान आते हैं तो 9 की रात को वह गंगौली की दक्षिण पट्टी के बड़े ताजिए के चौक पर दरबार करते हैं। उत्तर पट्टी वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए हकीम साहब को बड़ा अरमान था कि किसी तरह उनके चौक पर भी कोई मोजजा हो जाए कि दक्षिण पट्टी वालों का गरूर टूट जाए। यह बिल्कुल एक इत्तेफाक है कि जिन दिनों यह ख्याल हकीम साहब को परेशान कर रहा था, उन्हीं दिनों करीब के एक गांव बुरखापुर में एक कत्ल हो गया। हकीम साहब ने थाना कसीमाबाद के थानेदार से कह सुनकर अपने एक खास आदमी कोमिला चमार को नामजद करवा दिया। क्योंकि हकीम साहब डिप्टी अली हादी के भाई और इलाके के बड़े जमींदार थे, उनसे थानेदार के सैकड़ों काम निकलते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 101 रुपया लेकर कोमिला को नामजद कर दिया। तय यह हुआ कि उसके खिलाफ मुकदमा इतना कमजोर बनाया जाएगा कि वह जल्दी से छूट जाए। थानेदार ने असली कातिलों से 1100 रुपये अलग ले लिए कि कोमिला की रिहाई से मुकदमा बिल्कुल बेजान हो जाएगा, इसलिए वे लोग खामखा छूट जाएंगे। कोमिला गिरफ्तार हो गया। उसकी माँ बबुरमुआ बो अर्थात बाबूराम की धर्मपत्नी भागी भागी हकीम साहब के पास आई। हकीम साहब ने थानेदार को बुलवाया। थानेदार ने वायदा कर लिया कि कोमिला को बचाने की कोशिश करेगा। फिर उसने हेड कांस्टेबल के जरिए बबुरमुआ बो से 100 रुपये इस काम के लिए लिए, वह कोमिला के खिलाफ बने हुए मुकदमे को कमजोर कर देगा। हकीम साहब ने कोमिला की मां को समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। इत्तेफाक से उसे दरवाजे पर गुलाम हुसैन खां मिल गए। यह गुलाम हुसैन खां हकीम साहब के खानदान के पुश्तैनी नौकर थे। उन्होंने बबुरमुआ बो को दरवाजे के इमाम चौक की करामातें बतलाईं कि किस तरह एक बार उनकी बीबी को सांप ने काट लिया था और किस तरह उन्होंने इस सामने वाले इमाम चौक पर मन्नत मानी थी और किस तरह मन्नत के मानते ही सांप का जहर खुद ब खुद उतर गया था। यह कहानी सुनाते वक्त उन्हें यह याद नहीं रह गया था कि अब से कोई 30 साल पहले उनकी पहली बीबी सांप के कांटे से ही मर गई थी और दूसरी बीबी को कभी सांप ने नहीं काटा था। बबुरमुआ बो को यह बात मालूम थी, लेकिन उसका लड़का
कत्ल के मुकदमे में नामजद था। इसलिए उस वक्त उसे यह बात याद ही न आई और उसने वहीं खड़े खड़े तड़ से मन्नत मान डाली। फिर यह बात गांव में धीरे धीरे फैलाई गई कि बबुरबुआ बो ने कोमिला के लिए उत्तर पट्टी के इमाम चौक पर मन्नत मानी है। गंगौली के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों को यह खबर खतों के जरिए दे दी गई, मगर यूं कि खत पढ़ने वाले को यह न मालूम हो सके कि खास इसी गरज से खत लिखा गया है। धीरे धीरे यह बात आसपास की बस्तियों में फैल गई और उत्तर पट्टी वालों ने इत्मीनान की सांस ली। दक्षिण पट्टी वालों का माथा ठनक गया। वैसे तो उन लोगों ने गर्दन झटक कर यह कह दिया कि हर इमाम चौक बड़े ताजिए का चौक नहीं हो सकता, लेकिन दिलों में एक चोर भी बैठ गया था। अगर कोमिला छूट गया तो बड़े ताजिए की बड़ी किरकिरी होगी और दक्षिण पट्टी की नाक कट जाएगी। इसलिए हुआ यह कि जिस तरह थानेदार कासिमाबाद को उत्तर पट्टी के मुहर्रम के बजट से 100 रुपए दिए गए थे, उसी तरह दक्षिण पट्टी की ताजिएदारी की मद से थानेदार कासिमाबाद को 300 रुपए दिए गए कि कोमिला को फांसी न हो, लेकिन सजा जरूर हो जाए। थानेदार ठाकुर हरिनारायण प्रसाद सिंह ने सोचा इसमें आखिर उनका क्या नुकसान है, इसीलिए यह बात भी तय हो गई। अब यह एक बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि चमटोली के एक धनी चमार घराने की कोमिला के घराने से पुरानी खटपट चली आ रही थी। सुखरममा का बड़ा बेटा गाजीपुर के कलेक्टर का माली था और छोटा बेटा कांग्रेसी। दोनों भाइयों में बोलचाल नहीं थी, मगर इस मौके पर सुखरममा ने दोनों बेटों को बुलाया और फिर उन्होंने आपस में यह तय किया कि बाबूराम यानी कोमिला के बाप से बदला लेने का यही मौका है। इसीलिए सुखरममा ने आम के 5 पेड़ और 5 मंडा जमीन निकाली। जमीन अच्छी थी। हम्माम मियाँ उसे इसलिए नहीं निकलवा रहे थे कि बलरमुआ कलेक्टर साहब का माली था। चुनाचे सुखरमुआ को 200 मिले। 200 उसने छन्नूलाल सुनार से घर और बहू के गहने रख कर लिए। 200 बलिराम शहर से लाया। कुल मिलाकर 600 हो गए। तो बलिराम वह पोटली लेकर कासिमाबाद गया। ठाकुर साहब को जब मालूम हुआ कि कलेक्टर साहब बहादुर का माली आया हुआ है, तो वह झट से बाहर निकल आए। हालांकि यह वक्त था अपनी रंडी गुलाबी जान के साथ आराम करने का। यह गुलाबी जान बड़ी कट्टर मुसलमान थी। ठाकुर साहब के कमरे से जाकर वह फौरन नहाती थी और अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगती थी कि पेट की वजह से उसे एक काफिर के साथ सोना पड़ता है। बलिराम ने ठाकुर साहब की खिदमत में वह थैली पेश की और फिर उन्हें अपने दिल की बात बताई। ठाकुर साहब ने हिसाब लगाया। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 2201 रुपए होते हैं। इसलिए उन्होंने बलिराम से भी वादा कर लिया कि वह भला कलेक्टर साहब बहादुर के माली की बात कैसे टाल सकते हैं। उसी वक्त कोमिला के गले में फांसी का फंदा पड़ गया। मुकदमा आरंभ हुआ। कई बहुत अच्छे गवाह निकल आए। हद तो यह है कि एक चश्मदीद गवाह तक मिल गया। कोमिला को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया गया। जब हकीम साहब ने शिकायत की तो ठाकुर साहब ने कहा कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन बहनचोद गवाह नहीं उखड़े तो वह क्या करे। दक्षिण पट्टी वालों ने फैसला सुनकर इत्मीनान की सांस ली और एक चमाइन ने बमुरमुआ बो से कहा कि उसे बड़े ताजिए पर मन्नत मांगनी चाहिए थी कि उसी ताजिए ने पंडिताइन के लड़के को बचाया था। कोमिला की सजा ने बड़े ताजिए की धाक और जमा दी। हकीम साहब के लिए इस हार को झेल जाना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन वह बेबस थे, कर ही क्या सकते थे। फिर भी उनके लिए जिल्लत का यह जहर पीना आसान न था। इसलिए उन्होंने दक्षिण पट्टी के 10 मुहर्रम वाले शानदार जुलूस को जलील करने की एक सूरत निकाली। बड़े फाटक से कोई 10-20 कदम पश्चिम की तरफ बढ़कर जो रास्ता उत्तर पट्टी की तरफ मुड़ता है, उस पर हकीम साहब के एक आसामी बल्ली साई का मकान है। इन बल्ली साई के माँ बाप ने तो बड़े चाव प्यार से इनका नाम वलीउद्दीन रखा था, लेकिन गांव के सीधे साधे लोगों को वलीउद्दीन साई कहने में जबान को बहुत तोड़ना मरोड़ना पड़ता था। इसलिए उन्होंने वलीउद्दीन को बल्ली कर दिया। वैसे वलीउद्दीन थे भी ताड़ की बल्ली की तरह सीधे, कर्रे, खुरदुरे और काले। लेकिन मैंने गलत कहा।
वलीउद्दीन और बल्ली के बीच में कई सीढ़ियां हैं। वलीउद्दीन वली हुआ, गवारों ने वली को वल्ली बना लिया, और वल्ली को बल्ली बनाने में कितनी देर लगती है। गवारों की देखा देखी मियाँ लोग भी उन्हें बल्ली साईं कहने लगे। शेख वलीउद्दीन सिद्दीकी ने भी बल्ली साईं होना कबूल कर लिया। यह नाम आसान भी था और जबानों पर चढ़ भी चुका था। गुलाम हुसैन खां के समझाने से बल्ली साईं ने एक सपना देखा कि आसमान में एक खिड़की खुली। उस खिड़की से रोशनी की एक सीढ़ी निकली जो जमीन तक आ गई। उस सीढ़ी से एक महापुरुष उतरे और उन्होंने बल्ली साईं से कहा, बदनसीब, ताजिए कारी कर, मौत करीब है। बल्ली साईं की आंखें खुल गईं। मुहर्रम की 10 तारीख थी। उन्होंने झपाझप दरवाजे पर मिट्टी का एक चौक बनाकर उस पर चवन्नी का एक कागजी ताजिया रख दिया और उसके चारों तरफ अगरबत्तियां सुलगाकर वह खुद वहीं ताजिए के पास जमीन पर उकड़ू बैठ गए। दक्षिण पट्टी का जुलूस जब मोड़ पर पहुंचा तो उस कागजी ताजिए को देखकर चौंक पड़ा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चवन्नी का एक बिल्कुल बेचारा सा ताजिया लकड़ी के 50 खूबसूरत ताजियों के जुलूस को ललकार रहा था। 4 पैसे के एक ताजिए के सामने कारचोबी के गिलाफों और रेशम की डोरियों और सोनहले पंजों वाले ताजिए अपने आप को बेबस पा रहे थे, क्योंकि जब तक वह ताजिया चौक से उठ नहीं जाता यह जुलूस आगे नहीं बढ़ सकता था। ताजिया चाहे सोने चांदी का हो, चाहे पतंगी कागज का, ताजिया ही होता है। दक्षिण पट्टी के लोग जमींदारी के नशे में ताजिए की तौहीन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन बल्ली साईं की तौहीन करने से उन्हें कौन रोक सकता था। 3 टके का आदमी बड़े फाटक से आंख मिलाने का हौसला कर रहा था। चुनाचे फुन्नन मियाँ का हाथ छूट गया। बल्ली साईं लुढ़कैया खाकर दूर जा गिरे। उत्तर पट्टी वाले इसी की राह देख रहे थे। हुसैन अली मियाँ के फाटक में पहले से लठबंद इकट्ठे थे। वे निकल आए। लठबंद अहीरों, चमारों और भरों के गोल ने जय बजरंग बली, जय इमाम साहब बोलकर धावा कर दिया। लकड़ी के अखाड़े वालों ने या हुसैन का नारा मारकर उनकी लाठियों को अपनी लाठियों पर रोका और फिर बड़े ताजिए के आगे आगे चलने वाले अहिर लठबंद जो आगे बढ़ गए थे लौट आए। घमासान की लड़ाई होने लगी। अगू मियाँ यह भूल गए कि वह सैयद अली असगर जैदी एडवोकेट हैं। अबू मियाँ यह भी भूल गए कि फौजदारी करना उनकी शान के खिलाफ है। वजीर मियाँ ने फौजदारी के कानूनों को उठाकर ताक में रख दिया। दोनों पट्टियों के लड़के भी ढेलबाज करने लगे। मुमताज का एक ढेला उबाद मियाँ मरसियां खा के नाक पर बैठ गए। वह बिलबिला उठे। मुमताज उनकी बिलबिलाहट देखकर हंस पड़ा। गयाहिर की लाठी मौलवी सैयद बेतार हुसैन सदरुल फाजिल के कंधे पर पड़ी। मौलाना एक छड़ी से फौजदारी कर रहे थे और ठेठ अरबी लहजे में दक्षिण पट्टी वालों को हिंदी गालियां देते जा रहे थे। गया ने जो बजरंगबली की जय बोलकर एक हाथ दिया तो मौलाना घबरा गए। बोले, अबे हरामजादे, ते हम में मरबे। मगर शोर इतना हो रहा था कि गया के कानों तक मौलाना की आवाज नहीं गई। मौलाना घबरा कर झुके, मगर लाठी उनके कंधे को छू गई। मौलाना के लिए यह काफी था। वह ढेर हो गए। मियाँ लोगों में बस एक फुन्नन मियाँ बकायदा लकड़ी चला रहे थे। उन्होंने अपने तहबंद का काछा बांध लिया था, अंगोछे को सिर में लपेट लिया था और उनकी तेल पिलाई हुई 9 हाथ की लाठी किसी बदजबान औरत की जबान की तरह चल रही थी। कहारों ने घबराहट में ताजियों को लौटाना चाहा तो फुन्नन मियाँ तीर की तरह उनके पास पहुंच गए। उन्होंने अगले कहार को थप्पड़ मारा और बोले, साले, तई तजीवा के हर लेके जा रहा, का तो कोई ना मालूम माधरचोद कि बखत लौट जाए तो लौट जाए, बाकी ताजिया न लौटी। कहारों ने ताजिया फिर उठा लिया। दोनों पट्टियों की औरतें अपने अपने इमाम बाड़ों में फरियादी मातम करने लगी। एक कुल के मददगार, मदद करने को आओ, आफत से बचाओ। मगर कुल का मददगार मदद करने को नहीं आया। वह किसकी मदद करता? दोनों तरफ से सैदानियां ही थी। फिर पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस के आने की खबर पुलिस से कुछ पहले ही आ गई। दोनों पट्टियों के गैरतमंदों ने सोचा
कि इस मामले में पुलिस को डालना ठीक नहीं है। यह एक घरेलू मामला है, इसलिए जख्मी फौरन हटा दिए गए। अबू मियाँ ने सोचख्वानी शुरू की। आज शब्बीर पर क्या आलमे तन्हाई है। दूसरी तरफ से हकीम साहब सोचख्वानी करते हुए आए और बल्ली भाई के ताजिया उठवा ले गए। पुलिस आई तो जुलूस बल्ली साईं के दरवाजे से बढ़कर मस्जिद से आगे निकल चुका था। जमीन पर खून के धब्बे तो थे, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है। गांव के किसी एक आदमी ने यह नहीं कहा कि फौजदारी हुई है, क्योंकि सारा गांव उत्तर और दक्षिण पट्टी में तकसीम हो चुका था। खून सबका खौल रहा था, लेकिन इस मजहबी और घरेलू मामले में कोई पुलिस को डालना नहीं चाहता था। अनवारुल हसन राकी वहाबी था और मुहर्रम के खिलाफ था, मगर वह भी इस पट्टेदारी से न बच सका। यह तो ठीक है कि ताजिया एक तरह की बुत परस्ती है, लेकिन पट्टी का मामला फिर पट्टी का मामला है। इसलिए वह थानेदार हरिनारायण प्रसाद और दीवान समीउद्दीन खां को अपने घर ले गया। नाश्ते के बीच में उसने थानेदार को 500 रुपए दिए कि कम से कम मीर उब्बाद और मौलवी बेदार पर फौजदारी का मुकदमा जरूर कायम कर दिया जाए। मगर थानेदार ठाकुर हरिनारायण प्रसाद को इसकी परेशानी थी कि उन्हें कोई गवाह नहीं मिल रहा था। फिर भी 500 की रकम ऐसी कोई मामूली भी न थी, कोई थानेदार उसे यूं ही हाथ से निकल जाने दे। इसीलिए ठाकुर साहब ने अनवारुल हसन से वादा करके रुपया ले लिया। अनवारुल हसन ने कहा कि वह खुद भी गवाह तैयार करने की कोशिश करेंगे। वहां से उठकर ठाकुर साहब समीउद्दीन खां के साथ जुलूस की खोज में निकले तो मालूम हुआ कि जुलूस हकीम साहब के दरवाजे पर टिक गया है। बड़े जोर का मातम हो रहा है। लठबंद अहिर लाठियां ताजिए पर रखकर मातम कर रहे हैं। सिर्फ चंद लठबंद बड़े ताजिए के सामने सीना सीपर थे कि अगर उत्तर पट्टी वाले कोई गड़बड़ी करें तो उनका सिर तोड़ दिया जाए। उन्हीं 4-5 अहिरों के साथ सुलेमान मियाँ खड़े थे। एक गमछा उनकी कमर में पटके की तरफ बंधा हुआ था। वो अपने दोनों हाथों को 9 हाथ की तेल पिलाई लाठी पर टेके और जरा झुके खड़े थे। उनका लड़का अकबर अली लकड़ी वालों से मिला हुआ तलवार के हाथ निकाल रहा था। लकड़ी वालों का अखाड़ा यूं तो जुलूस से काफी आगे चला करता था, मगर ताजियों की हिफाजत के ख्याल से लकड़ी वाले ताजिए से मिले हुए चल रहे थे। उनके या हुसैन नारों में अबू मियाँ की सोचख्वानी की आवाज रह रह कर गोते खा रही थी। सुलेमान मियाँ अकबर अली के पैतरों की सफाई देख देख कर खुश हो रहे थे। उनकी आंखें वक्त की दीवारें फलांग कर अकबर अली की जवानी का तमाशा देख रही थी। ठाकुर साहब समीउद्दीन खां के साथ उन्हीं के पास आकर खड़े हो गए। खूब मारा आज तो आप लोगों ने, ठाकुर साहब ने कहा। अरे, दरोगा जी आ गए। सुलेमान मियाँ ने जो देखा कि वह दरोगा जी से ही बातें कर रहे हैं तो चुप हो गए और फिर अकबर अली के पैतरे देखने लगे। जुर्म को छुपाना भी गुनाह है। थानेदार की आवाज उनके कान में बहुत दूर से आने लगी। मैं मुकदमा जरूर कायम करूंगा, लेकिन सरकारी गवाहों को सजा नहीं दी जाती। ऐ सुलेमान मियाँ। फुन्नन मियाँ ने सुलेमान मियाँ को आवाज दी। वह ठाकुर साहब से कुछ कहे बिना फुन्नन मियाँ की तरफ बढ़ गए। ठाकुर साहब समीउद्दीन खां से कुछ कहने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि समीउद्दीन खां लापता है। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा तो क्या दिखाई दिया कि समीउद्दीन खां वर्दी पेटी समेत फुन्नन मियाँ के दामाद मोहम्मद हुसैन के साथ खड़े मातम कर रहे हैं। यह समीउद्दीन खां जौनपुर के सीओं में थे। मातम की आवाज सुनकर उन्हें दिल पर काबू न रह गया। ठाकुर साहब मुस्कुरा दिए। वह अपने इस दीवान को बहुत पसंद करते थे। समीउद्दीन खां बहुत कट्टर किस्म के मुसलमान थे। वह उतने ही कट्टर मुसलमान थे जितने कट्टर हिंदू खुद ठाकुर साहब थे। समीउद्दीन खां हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे और ठाकुर साहब मुसलमानों की छुई हुई किसी चीज को हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन समीउद्दीन खां होशियार आदमी थे। उनके आने के बाद से थाने की आमदनी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वह थानेदार की नाक की बाल बने हुए थे। ठाकुर साहब जब उनके साथ अकेले होते तो खूब इस्लाम का मजाक उड़ाते। वाह, यह भी कोई मजहब हुआ कि खुद तो पैगंबर साहब ने 9-9 ब्याह कर डाले और बाकी मुसलमानों को 4 शादियों पर टरका दिया। समीउद्दीन तड़ से जवाब देते।
ठाकुर साहब, यह तो कमर के बूते की बात है। हाँ हजरात, मित्रों, मुसलमान रसूल का नाम नहीं लेते। उनकी बात करनी हो तो या हजरात यानी वाह जनाब कहते हैं। या हजरात ने ऐसी वैसी हरकतों में अपनी ताकत हमारी तरह लुटाई होती तो अभी 4 से ज्यादा शादियां न करते। अरे साहब, आजकल तो एक को संभालना मुश्किल हो गया है, लेकिन 5 भाइयों में एक बीवी से हमारा काम अब भी नहीं चल सकता। यह भी कोई कमर हुई? उनसे अच्छे तो हम ही हैं। 4 भाइयों में कुल मिलाकर 7 बीवियां हैं। एक मेरी, 3 भाई साहब की और 3 मझले भाई की। चौथा अभी कुंवारा है। 2-4 बीवियां वह भी रखेगा ही। ऊपर की आमदनी अलग। लेकिन इन खुशगपियों का मौका जरा कम मिलता था। कासिमाबाद के लोग भी थे बड़े उजड़। कभी कोई कत्ल हो गया, कभी कहीं डकैती पड़ गई। यहाँ लाठी चल गई, वहां बंदूक निकल आई। तमाम छोटे जमींदार गिरोह बंद थे। रात को डाके डलवाते थे और दिन को मुकदमे लड़वाते थे। कभी इसे बेदखल किया, कभी उसे दखल दिलवा दिया। इसी हेर फेर में 100-50 खरे हो जाते थे। करेल का इलाका था। काली मिट्टी पानी पड़ते ही सोना उगलने लगती थी। इसलिए इन लोगों के पास वक्त बहुत था और लोग थे बीहड़। कानून अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बात शान के खिलाफ हो गई तो थाना फूंक गया। अभी कोई 7-8 बरस पहले थानेदार शरीफुद्दीन ने फुन्नन मियाँ को गाली दे दी थी, तो फुन्नन मियाँ ने रात को कोई 200 आदमियों के साथ थाने पर छापा मारकर थानेदार शरीफुद्दीन को अगवा कर लिया था। फिर उन्हें एक पेड़ से बांधकर उनकी पैबंदी मूछों का एक एक बाल उखाड़ लिया था। शरीफुद्दीन दूसरे ही दिन थाना छोड़ गए। उनकी जगह शिवधन्नी सिंह आए। शिवधन्नी सिंह के बड़े चर्चे थे। एसपी साहब ने उन्हें खास तौर पर हुक्म दिया था कि फुन्नन मियाँ को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो पुलिस का रौब खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरीफुद्दीन धाकड़ थानेदारों में गिने जाते थे और दूर दूर तक उनकी मूछों की शोहरत थी। उनकी मूछ ब्रिटिश सरकार की मूछ थी। सरकार का ख्याल था कि फुन्नन मियाँ कांग्रेसी हैं, लेकिन उनके खिलाफ शरीफुद्दीन की हत्या का मुकदमा इसलिए न चलाया जा सका, उसमें सरकार की बदनामी होती। थानेदार का किसी थाने से उठा लिया जाना बड़ी बदनामी की बात है। इसलिए शिवधन्नी सिंह ने फुन्नन मियाँ के बल निकालने का बीड़ा उठाया। यहाँ आते ही उन्होंने दिवाली की रात को पहला छापा मारा। फुन्नन मियाँ हमेशा की तरह जुआ खेल रहे थे और हमेशा की तरह शगुन के लिए लक्ष्मी की उस मूर्ति के नीचे बैठे थे, जो नैन सुख कलवार की दुकान में दीवार पर लगी हुई गणेश की मूर्ति की तरफ देखा करती थी। यह जुआ बरखापुर में हो रहा था। शिवधन्नी सिंह मुजरिमों को गिरफ्तार करके जब रवाना हुए तो यह भूल गए कि थाने को जाने वाला रास्ता भरटोली से होकर जाता है। उनकी इस भूल का नतीजा यह निकला कि वह अपने 3 कांस्टेबलों के साथ घिर गए। भरों ने मुजरिमों को छुड़ा लिया। शिवधन्नी सिंह की वर्दी पेटी छीन ली गई। उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया। तब फुन्नन मियाँ को उन पर रहम आ गया। बोले, थूक के चाट। जब शिवधन्नी सिंह ने इस हुक्म की तालीम की तो उनकी वर्दी पेटी लौटा दी गई। शिवधन्नी सिंह उसी दिन गुर्दे के दर्द में तड़पे और दूसरे दिन उन्हें दवा दारू करवाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। फिर वह लौटकर गंगोली नहीं आए। जाते जाते उन्होंने सिपाहियों को 10-10 रुपए इनाम के दे दिए कि वह इस बात को मुंह से न निकालें। सिपाहियों ने तो यह बात मुंह से न निकाली, मगर दूसरे ही दिन यह बात आसपास के तमाम गांवों में फैल गई। तब थाना कासिमाबाद पर ठाकुर साहब की तैनाती हुई। ठाकुर साहब 2 साल से फुन्नन मियाँ की फिक्र में थे, लेकिन वह उन्हें अपने पुट्ठे पर हाथ नहीं धरने देते थे। जो आदमी अपने पड़ोसी की बीवी को निकाल लाए और फिर रोज उसी पड़ोसी के घर जाकर हुक्का पिए, उस पर हाथ डालना खिलवाड़ नहीं है। यह किस्सा ठाकुर साहब के कासिमाबाद आने से कोई 20 साल पहले का है, लेकिन हर थानेदार अपनी जगह आने वाले थानेदार को यह किस्सा जरूर सुनाता था। किस्सा यह था कि फुन्नन मियाँ के पड़ोसी करामत अली खां, जो हकीम सैयद अली कबीर के पुराने मुलाजिम गुलाम हसन खां के छोटे भाई थे, ताजपुर से कुलसुम को ब्याह लाए थे। यह कुलसुम बला की खूबसूरत थी। एक दिन फुन्नन मियाँ ने उसे देख लिया और उसे देखते ही वह उस पर एक जान छोड़ 1000 जान से आशिक हो गए। जब हकीम साहब के छोटे भाई डिप्टी सैयद अली हादी की बारात पारे के लिए इक्कों, हाथियों, पालकियों
खड़खाड़ियों वगैरह पर रवाना हुई और दोनों पट्टियों में सन्नाटा हो गया, तो फुन्नन मियाँ करामत अली की दीवार पर गए। करामत अली खां की माँ भी बारात के साथ गई हुई थी। कुलसुम इसलिए नहीं गई थी कि वह पेट से थी। फुन्नन मियाँ उसे जबरदस्ती उठा लाए। बारात की वापसी के बाद बड़ा हंगामा हुआ, फौजदारी हुई, फुन्नन मियाँ गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्होंने कुलसुम को अदालत में हाजिर नहीं किया। पूरा दक्षिण पट्टी उनके साथ थी। उनकी सजा हो गई, वह जेल काट आए, मगर मुकदमे के बीच में ही उनकी मर्दानगी ने कुलसुम का दिल जीत लिया और जब वह छूटे तो वह इन्हीं के घर में उठ आई। उसकी गोद में करामत अली की एक बच्ची थी। फिर धीरे धीरे करामत अली इस जिल्लत के आदी हो गए और फुन्नन मियाँ हमेशा की तरह उनके दरवाजे पर जाकर हुक्का पीने लगे। ऐसे जियाले और सिरफरे आदमी पर हाथ डालना कोई ठट्ठा खिलवाड़ नहीं था। इसलिए ठाकुर साहब समीउद्दीन खां से मशवरा करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अगर इस वक्त उत्तर पट्टी वालों को कुलसुम की याद दिलाई जाए, जो अब भी फुन्नन मियाँ के घर में है और उनके 10 बच्चे बच्चियों की माँ है, तो शायद करामत अली का मुंह देखकर हकीम अली कबीर दक्षिण पट्टी वालों पर बलवे का मुकदमा कायम करवाने पर तैयार हो जाए। मगर समीउद्दीन खां तो मातम कर रहे थे। आपके हकीम साहब बुलावत बाटन, चमार के एक लड़के ने ठाकुर साहब से कहा। अच्छा। ठाकुर साहब जैसे ही फाटक में घुसे, हकीम साहब और डिप्टी अली हादी मियाँ ने उन्हें दौड़ा लिया कि अगर दक्षिण पट्टी वाले एक हफ्ता न बढ़ें तो क्या वे लोग अपने घर में बंद रहें। इसलिए या तो उन्हें बढ़ाया जाए या फिर उत्तर पट्टी के ताजिए लाठी के जोर पर रास्ता बना लेंगे। ठाकुर साहब ने उन लोगों को बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और बोले, खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कसम है छोटे हजरत की कि आपको गवाहों की कमी न पड़ेगी। इतनी उर्दू बोलकर वह अपनी जबान पर उतर आए। हे गुलाम हुसैन, तनी उब्बाद को पुकार त ले हो। फुन्नन मियाँ को पकड़ने के लिए तो सरकार बहुत दिनों से बेचैन है। ठाकुर साहब ने डिप्टी अली हादी के कान में कहा। सरकार की बेकरारी की खबर सुनकर डिप्टी अली हादी खुद बेकरार हो गए। बोले, वो हरामजादा तो लाठियां चलाने में सबसे आगे था, बाकी हम अब्बू, बशीर और वजीर को ना छोड़ेंगे। हकीम साहब ने कहा, ये बाअसर लोग हैं, इन्हें सजा दिलवाना आसान नहीं है। ठाकुर साहब ने कहा। मगर हकीम साहब बिखर गए। उन्हें अली हादी मियाँ ने बड़ी मुश्किल से काबू में किया। चुनाचे रपट लिखा दी गई कि बल्ली साईं के दरवाजे पर नियाज हो रही थी कि फुन्नन मियाँ ने सुलेमान और हम्माद मियाँ के साथ बल्ली साईं पर लाठियों से हमला किया। हम मुखिर जब बल्ली साईं को छुड़ाने और बीच बचाव करवाने पहुंचे तो मुलजिमों ने हम मुकीरों पर भी हमला किया और गया हीर, रघुनाथ भर और उसके 2 बेटों दीनानाथ और घनश्याम ने भी हम पर लाठियों से हमला किया। मुलजिमों में उन तमाम लोगों के नाम लिखवाए गए जो अहीर टोली, भर टोली और चम टोली के मूढ़ मूढ़ लोगों में थे और जिनके बूते पर फुन्नन मियाँ जैसे मामूली जमींदार की गंगौली में हुकूमत थी। रपट लिखवाने वालों में मौलवी बेदार, मीर उब्बाद हुसैन और हुसैन अली मियाँ के अलावा कई भर और अहीर भी थे। यह खबर अबू मियाँ को उसी वक्त मालूम हो गई, क्योंकि उस वक्त हकीम साहब के दरवाजे पर सकरा चमार भी मौजूद था, जो हकीम साहब के कैंप में अबू मियाँ का जासूस था। अबू मियाँ ने मरसिए की बजाय तुरंत जेब में रख ली। मशवरा होने लगा। जुलूस आगे बढ़ा दिया गया। तमाम नामजद मुलजिमों को रूपोश होने का हुक्म सुना दिया गया। तो यह पाया गया कि मुलजिमान तो कई दिनों से गाजीपुर और मोहम्मदाबाद के अस्पतालों में दाखिल हैं और फुन्नन मियाँ अपनी बेटी रजिया के पास कलकत्ता गए हुए हैं। ठाकुर साहब ने जब मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए शाम को हाथ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि कोई मुलजिम गंगौली में मौजूद ही नहीं है। वह बेचारे उन्हें पकड़ने के लिए चलकर बड़े दरवाजे तक आए थे। अबू मियाँ ने ठाकुर साहब की बात सुनते ही तमाम मुलजिमों के घर आदमी दौड़ाए। मगर मेरे ख्याल में तो आपको गलत खबर मिली है। आदमी दौड़ाने के बाद अबू मियाँ ने ठाकुर साहब से कहा, उनमें से कोई आज गंगौली में है ही नहीं। फुन्नन तो शायद कलकत्ते गए हैं। क्यों मोहम्मद? अबू मियाँ ने फुन्नन मियाँ के दामाद से पूछा। जी हाँ। और सुलेमान तो कोई 6 दिन से सदर अस्पताल में दाखिल हैं। वजीर मियाँ ने कहा। बेचारा सख्त तकलीफ में है मामू।
हाँ भाई, अब का कहा जाए, मौसम अजब आ गया है। अग्गू मियाँ ने कहा। मैं उसे देखने अस्पताल गया था। मुझे देखते ही बेचारा सिविल सर्जन खड़ा हो गया और बोला, सैयद साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मैंने कहा, भाई मथुर साहब, तकलीफ कैसे ना करता, यह मेरा खास आदमी है। तो उसने कहा, साहब, ऐसा केस तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह लगभग अच्छे हो चुके हैं, मगर बाई गॉड, मुझे अब तक यह मालूम न हो सका इन्हें हुआ क्या था। और हम्माम बेचारे पर तो चाँद रात से ही आफत आई है। कोठे पर से फिसल गए, दाहिना हाथ टूट गया, मोहम्मदाबाद के अस्पताल में पड़े हैं। सबू मियाँ बोले, और फिर दाहिने हाथ से नेटे की बुलाक पोंछने लगे। हालांकि हम्माद मियाँ का हाथ कोकिला चमार के बड़े भाई घुरुआ की लाठी से टूटा था। पंडित मातादीन बुलाए गए। उन्होंने ठाकुर साहब के लिए शरबत बनाया, कमोली उनके लिए पान लाया, और खुद बेचू हलवाई एक दोने में गुड़ का ताजा लट्ठे लाया। ठाकुर साहब ने सोचा कि अब तो मुलाजिमीन हाथ से निकल ही चुके हैं, इसलिए नाश्ता करने में क्या नुकसान है। उन्होंने समीउद्दीन खां की तरफ देखा। वह उस बसकट के पायती पर बैठे हुए थे, जिस पर फुस्सू मियां लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। समीउद्दीन खां के एक हाथ में चाय की प्याली थी और दूसरे में तस्तरी। बस तस्तरी में उड़ेली हुई चाय को फूंक रहे थे। ठाकुर साहब ने दांत पर दांत जमा लिए कि अब यह कमबख्त सुड़क्का मारेगा। उस सुड़के की आवाज से ठाकुर साहब के दांत किरकिरा जाते थे और पूरा बदन गनगना जाता था। वह इस बात पर समीउद्दीन खां को डांट भी चुके थे, लेकिन वह समउद्दीन ही होगा क्यों जो बदल जाए। चुनाटे ठाकुर साहब ने शरबत का गिलास लिए उस सुड़के का इंतजार करने लगे। इत्तेफाक से समउद्दीन ने उन्हें इस हालत में देख लिया। वह बिना सुड़का लगाए चाय पी गए और जेब से बीड़ी निकालने लगे। अब पी के खत्म करो खां साहब अपनी साली चाय को, ठाकुर साहब ने झल्ला कर कहा। तमाम लोग चौंक पड़े, क्योंकि समीउद्दीन की प्याली अपनी तस्तरी पर अवधि रखी हुई थी और तस्तरी बसकट के पाए के पास थी, जिसके इधर उधर और ऊपर नीचे चींटियों का एक गोल अपने काम में जुटा हुआ था। ठाकुर साहब झेप गए और ठीक उसी वक्त अब्बू मियाँ के भेजे हुए सिपाही लौट आए। क्या हुआ? ठाकुर साहब ने पूछा। लेकिन वह सिपाही ब्रिटिश सरकार के सिपाही नहीं थे। उन्होंने ठाकुर साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। वे अपने अपने जमींदारों से मुखातिब हो गए। खबर एक ही थी, कोई मुलजिम गांव में मौजूद नहीं था। मीर साहब, ठाकुर साहब ने अबू मियाँ को मुखातिब किया, मौलवी बेदार की हालत नाजुक है, यह मामला दब नहीं सकता। मैं 2000 गवाह पेश करूंगा कि लोग वारदात की जगह पर मौजूद थे। जरूर पेश कीजिएगा ठाकुर साहब, अब्बू मियाँ ने कहा। हम आपको झूठी शहादतें बनाने से कैसे रोक सकते हैं? बस इसका ख्याल रखिएगा, वजीर मियाँ बोले, कि उन गवाहों में से कोई उत्तर पट्टी वाले का आसामी न हो। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जिरह करने को मैं ही खड़ा होऊंगा। ठाकुर साहब जानते थे कि वह एक चैलेंज है, और वह ऐसे कई थानेदारों को जानते थे जिनसे वजीर मियाँ ने जिरह की थी। उन्हें पसीना आने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा किया और कहा, मुख्तार साहब, हमारा काम बस इतना है कि मुकदमा अदालत के सामने पेश कर दें। वह खड़े हो गए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, आप लोग भी दिन भर के थके हारे हैं। ठाकुर साहब कसीमाबाद चले गए, जहां गुलाबी जान उनकी राह देख रही थी। उनके जाने के बाद ही अब्बू मियाँ भी उठ खड़े हुए। चलो भाई, सामे गरीबा की मजलिस कर ली जाए। किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि इतनी सख्त फौजदारी के बाद उत्तर पट्टी की किसी मजलिस में जाने का क्या तुक है, क्योंकि इमाम बाड़ा इमाम हुसैन का होता है और मजलिस भी उन्हीं की होती है। खुद उत्तर पट्टी में भी किसी ने यह नहीं सोचा था कि मजलिस मुलतवी कर दी जाए। रात के नमाज के बाद लोग इमाम बाड़े में इकट्ठा हुए। हकीम अली कबीर गुस्से में गोरे मियाँ की जगह जा बैठे, लेकिन वहां बैठना उन्हें बहुत अजीब लगा, इसलिए वह लाहौल पढ़कर अपनी जगह पर सरक गए। क्योंकि वहीं बड़े थे, इसलिए सभी उनका मुंह देख रहे थे कि वह आखिर रोशनी हटाने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं। खुद हकीम साहब हैरान थे कि आखिर वह रोशनियां हटाने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं। 10 मुहर्रम की रात को जो मजलिस होती है, वो सामे गरिमा की मजलिस कही जाती है।
और यह मजलिस अंधेरे में होती है। किस्सा यह था कि इमामबाड़े के फर्श पर दक्षिण पट्टी वालों की खाली जगहें उन्हें परेशान कर रही थी। वह सोच ही रहे थे कि अलीमा हज्जाम को दक्षिण पट्टी भेजें कि अबू मियाँ के पीछे पीछे दक्षिण पट्टी का पूरा गिरोह बच्चों समेत फाटक में दाखिल हुआ। ये लोग किसी से कुछ कहे सुने बिना अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। दोनों पट्टियों के बच्चे मिंबर के पीछे बैठकर गप लड़ाने लगे। हकीम साहब ने रोशनियां हटाने का हुक्म दिया, मगर अब सवाल यह था कि मजलिस पढ़े को। अब तक तो इसे सबू मियाँ पढ़ा करते थे। रोशनियों के हट जाने के बाद अंधेरे में हकीम साहब की आवाज गूंजा करती थी, ए सबू पढ़ो भाई। लेकिन क्या वह आज भी ऐसा कह सकते हैं? यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अंधेरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर हमेशा की तरह उनकी आवाज गूंजी, ए सबू पढ़ो भाई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के चौथे अध्याय मियाँ लोग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के पांचवें अध्याय ताना बाना का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।